मेरी पत्नी 80 के दशक में एक चमत्कारी डॉक्टर है। अध्याय 31, माँ को ढूंढने जाना। चाहे कुछ भी हो, वह जानती थी कि सांग झीलन का तलाक होना तय है और वह इस जीवन में निश्चित रूप से सांग झीलन के रास्ते पर नहीं चलेगी। अगले दिन तांग जिन्यान ने अपनी बेटी को कपड़ों की एक अतिरिक्त परत पहनाई और फिर उसे उठा लिया। पिताजी, क्या हम बाहर जा रहे हैं? उसने तांग जिन्यान से पूछा, जो बाहर जा रहा था। वे साफ तौर पर गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर थे। वे कहाँ जा रहे थे? हाँ, पापा तुम्हें मम्मी से मिलवाने ले जा रहे हैं। तांग जिन्यान ने अपनी बेटी को दुपट्टे से ढक दिया। हालांकि बसंत का मौसम था, फिर भी हवा में ठंडक थी। मुझे माँ नहीं चाहिए, तांग युक्सिन ने मुंह फेर लिया। वह अपनी माँ की ज़रूरत की उम्र से बहुत आगे निकल चुकी थी। जब उसे चूहे ने काटा था तब उसकी माँ कहाँ थी? जब उसे वेई जियानी ने मारा था तब उसकी माँ कहाँ थी? जब उसकी अपनी बहन ने उसके पति को चुरा लिया था तब उसकी माँ कहाँ थी? उसने जिंदगी भर बस एक घर के लिए ही पैसे जमा किए थे। पहले तो उसने अपने पिता को अपने साथ वहां ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने उसे धोखे से पहले वेई जियानी को घर सौंपने के लिए कहा, ये कहकर कि इससे वेई जियानी की शादी हो जाएगी। लेकिन उसने किससे शादी की? उसने अपनी बहन के पति, अपने ही देवर से शादी की। आप जोड़ों के बारे में छोटी, मार्मिक और रोमांटिक कहानियां, साथ ही बच्चों की कहानियां भी मुफ्त में पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं मम्मी, तांग जिन्यान ने अपनी जेब में रखी चीज़ों को टटोलते हुए कहा, परिवार का घरेलू पंजीकरण और अपनी शादी का प्रमाण पत्र। वह तलाक के लिए तैयार था। अब जब बात यहीं तक पहुंच गई थी तो अब और देर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह उसे जाने देगा, उसे अपना जीवन जीने देगा। तांग जिन्यान ने तांग युक्सिन को गोद में उठाया और बस में चढ़ गया। बस स्टॉप गांव से ज़्यादा दूर नहीं था, बस सड़क के किनारे रुकना था। हालांकि तांग जिन्यान शहर में कम ही जाता था, फिर भी उसे बस का समय पता था। उनके गांव से शहर तक का परिवहन काफ़ी सुविधाजनक था। सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक हर घंटे चलने वाली यह बस वही थी जिससे सांग झीलनली तांग गांव और अपने कार्यस्थल के बीच जाती थी। सांग जिलान का कार्यस्थल शहर में एक कपड़ा कारखाना था, जहां प्रवेश पाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। वहां काम करने के बाद वह बदल गई और गांव के लोगों और तांग जिन्यान को भी नीची नज़र से देखने लगी। नहीं, ऐसा होना चाहिए था कि उसने तांग जिन्यान का कभी सम्मान नहीं किया। उसे हमेशा लगता था कि उससे शादी करना उसके लिए नीचा है। उसके रूप रंग को देखते हुए उसे सचमुच शहर में शादी कर लेनी चाहिए थी। इसलिए जब वह शहर में काम करती थी तो उसने कभी यह नहीं बताया कि वह गांव से है। और वह सुंदर भी थी और सजना संवरना भी जानती थी, क्या वह बिल्कुल शहरवासियों जैसी नहीं थी? तांग युक्सिन बस में बैठी उस धुंधली खिड़की से बाहर देख रही थी। वह जानती थी कि उसके पिछले जन्म में इस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आज उसे सांग झीलन ले जाने वाला था। वह भी उसी बस में बैठी अपने पीछे दूर होते परिदृश्यों को देख रही थी। हर जगह जंगल के निशान थे और बस इधर उधर धक्के खा रही थी। किसी तरह वह इस धक्का मुक्की के बीच सो गई और जब तक वह वेई परिवार के घर में फिर से नहीं जाग गई तब तक उसे कुछ पता नहीं चला। तब से वह तांग परिवार की छोटी राजकुमारी से वेई परिवार की छोटी गोभी बन गई। वह बस की सीट पर आज्ञाकारी भाव से बैठी थी और अपने छोटे छोटे पैर हिला रही थी। इस सफ़र में कौन जाने उनका सामना वेई तियान से हो जाए। अगर वे भाग्यशाली रहे तो शायद वे उससे सचमुच मिल जाएं। उसने अपने पिता को सांग झीलन की कुरूपता साफ दिखा दी थी। ऐसी औरत किसी की पत्नी या माँ बनने के लायक नहीं थी। काश ऐसा हो पाता। वह उन्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वह खुद को उन लोगों से दूर रखना चाहती थी। वह बदला नहीं लेना चाहती थी क्योंकि उसके पास अभी ऐसा करने की ताकत नहीं थी, लेकिन वह ये भी नहीं चाहती थी कि वे पलटकर उसे नुकसान पहुंचा। अध्याय 32, ये बच्चा अच्छी तरह बढ़ता है। लगभग 1 घंटे तक गाड़ी में धक्के खाने के बाद आखिरकार वे शहर पहुंच गए। तांग युक्सिन ने अपनी आंखें मली, उसे हल्की जलन और बेचैनी महसूस हो रही थी। वह सोना चाहती थी, लेकिन अब तक बिना सोए जागती रही। उसे एक हाथ में उठाकर तांग जिन्यान भी वाहन से बाहर निकल गया। किराए पर कुछ पैसे बचाने के लिए वह पैदल ही सांग झीलन के काम पर चला गया। इन चंद पैसों से वह अपनी नन्ही युक्सिन के लिए कारमेल के कुछ और टुकड़े खरीद सकता था। तांग युक्सिन को महसूस हो रहा था कि थोड़ी देर चलने के बाद तांग जिन्यान की सांस फूल रही थी और उसके कपड़े भी कुछ गीले हो गए थे। हालांकि वह ज़्यादा भारी नहीं थी, फिर भी उसे थामे रखना थोड़ी देर बाद थका देने वाला था। हालांकि चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों न हो, तांग जिन्यान कभी नहीं रुका। लगभग 2 घंटे बाद वे अंततः उस कपड़ा फैक्ट्री में पहुंचे जहां सांग जिलान काम करता था। कॉमरेड, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या सांग जिलान अंदर है? तांग जिन्यान पहले कभी यहाँ नहीं आया था, इसलिए वह थोड़ा घबराया हुआ था। बोलते हुए उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। तुम सांग जिलान को ढूंढ रहे हो? द्वारपाल ने कुछ देर तांग जिन्यान को देखा, फिर उस बच्चे की ओर देखा जिसे वह पकड़े हुए था। बच्चा काफ़ी आकर्षक, शिष्ट और सुंदर था। कितना सुंदर बच्चा है, द्वारपाल प्रशंसा किए बिना न रह सका। तांग युक्सिन ने अपना छोटा सा मुंह खोला और मुस्कुराई, और भी अधिक प्यारी और मनमोहक लग रही थी। हाँ, वह सुंदर है। जब वह छोटी थी तो अक्सर ये तारीफ सुनती थी। हालांकि वह ये ज़्यादातर घर पर ही सुनती थी। गांव के बूढ़े हमेशा कहते थे कि तांग जिन्यान की बच्ची बहुत सुंदर है, उसकी दोहरी पलकें, बड़ी आंखें और छोटा सा चेहरा है। लेकिन जैसा कि बुजुर्ग कहते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं होना चाहिए, वरना बड़े होने पर वे उतने अच्छे नहीं दिखेंगे।
शायद यह उसी के लिए है। वह बचपन में सुंदर थी, लेकिन बड़ी होने के बाद वह बदसूरत, नाटी और दुबली हो गई। उसकी त्वचा भी सबसे खराब काली और बेजान थी। इसके अलावा उसने चश्मा भी पहना था, जिससे ज्ञान का आभास तो होता था, लेकिन उसकी सुंदरता में कोई इजाफा नहीं होता था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या उसका सादा, शुद्ध रूप अब एक मुखौटा है, कि वह पहले ताज़ी भाप से पकाई गई बाउजी थी, लेकिन बाद में एक नीरस बन गई। रुको, दरबान बच्चे पर दया से बोला। ऐसे ठंडे दिन में कारखाने में काम करते हुए मजदूरों को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती। तांग जिनियान तांग युक्सिन को पकड़े हुए पास की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसने अपने कोट से एक गर्म पानी की बोतल निकाली और अपनी बेटी के सामने रख दी। युक्सिन, एक घूंट पानी लो। तांग युक्सिन ने अपना सिर हिलाया। पिताजी, आप पीते हैं? पिताजी नहीं पेंगे, तांग जिनियान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हालांकि उसके होंठ साफ तौर पर फटे हुए थे। वह ज्यादा पानी नहीं ले जा रहा था। उसे डर था कि अगर उसने सारा पानी पी लिया तो उसकी बेटी के पास पीने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तांग युक्सिन ने फिर से अपना सिर हिलाया। अगर पिताजी नहीं पीते हैं तो शिनिक्सिन भी नहीं पिएगी। ठीक है। तांग जिनियान ने बोतल खोली, खुद एक छोटा सा घूंट लिया, फिर बोतल अपनी बेटी को दे दी। अपने पिता से सीखते हुए तांग युक्सिन ने भी एक छोटा सा घूंट लिया। बाप बेटी ने बारी बारी से पानी की चुस्कियां लीं। बोतल खाली होने में ज्यादा देर नहीं लगी। अब खाली हो चुकी बोतल को हिलाते हुए तांग जिनियान को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। अध्याय 33। उसका पेट दर्द कर रहा है। उन्हें ये कैसे ध्यान नहीं आया कि उनका पानी खत्म हो चुका है। अभी तो उन्हें प्यास नहीं लगी थी, लेकिन बाद में क्या होगा। उन्हें अभी बस पकड़कर वापस जाना था। कुछ ही देर बाद बूढ़ा द्वारपाल बाहर निकल आया। उन्होंने उसे बताया कि सांग जिलान आज काम पर नहीं आया है। काम पर नहीं आई थी। तांग जिनियान ने समय का हिसाब लगाया। यह मुमकिन नहीं था। उसकी छुट्टी का दिन तो नहीं था, वह काम पर कैसे नहीं आ सकती थी। तांग जिनियान सांग झीलन के काम के शेड्यूल के बारे में किसी और से ज्यादा जानता था। वह लगातार हिसाब लगाता रहता था, सोचता रहता था कि वह कब काम पर आएगी और कब अपनी बेटी से मिलने आएगी। हालांकि उसकी छुट्टी चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, वह कभी वापस नहीं आती थी। हाल ही में वह ज्यादा घर आने लगी थी, लेकिन उससे तलाक लेने के लिए। ये सही है। बूढ़े द्वारपाल ने अपना सिर हिलाया। वह अंदर नहीं आई थी और कल दोपहर से नहीं देखी गई थी। समझ गया। तांग जिनियान ने आह भरी, पर वो क्या कर सकता था। अगर वो वहां नहीं होती तो वो अंतहीन इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि उसे निजी तौर पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो बस कहीं दुबक सकता था, पर शिनशिन का क्या। वो तो इतनी छोटी थी, अगर उसे सर्दी लग गई तो क्या होगा। उसने अभी अपनी बेटी के साथ जाने का फैसला किया ही था कि तांग युक्सिन ने अपनी छोटी बच्ची की आवाज में द्वारपाल से बात करना शुरू कर दिया। दादाजी, क्या आप हमें थोड़ा पानी दे सकते हैं? हमें घर तक का सफ़र लंबा करना है और पानी खत्म हो गया है। जरूर, पानी तो बहुत है, दरबान ने जवाब दिया। दादाजी की उपाधि ने उसके दिल को झकझोर दिया। उसने वयस्क तांग जिनियान को एक सख्त नज़र से देखा। अगर आपके पास पानी नहीं था तो आपने सीधे क्यों नहीं कहा? पानी का एक पैसा भी नहीं लगता, आप जानते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं होती अगर सिर्फ आप होते, लेकिन बच्ची बहुत छोटी है। आप उसे प्यासा तो नहीं छोड़ सकते थे, है ना? इस डांट से तांग जिनियान, जो एक बड़ा आदमी था, शर्मा गया। शहर का एक ग्रामीण किसान अभी भी ईमानदार और सीधा था। द्वारपाल ने बिना समय गंवाए उनकी पानी की बोतल को ऊपर तक भर दिया। तांग जिनियान ने पानी की बोतल अपनी जैकेट के अंदर रख ली। उसने जो सूती जैकेट पहनी थी वह बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि उसमें सिर्फ एक बोतल से ज्यादा पानी आ सकता था। हालांकि इस बार वे खाली हाथ लौट रहे थे। तांग युक्सिन को उसके पिता गोद में लिए हुए थे। यहाँ आने के बाद से तांग जिनियान ने उसे जाने नहीं दिया था। हालांकि उसके हाथ में खिंचाव से दर्द हो रहा था। उसने सुना था कि शहर सुरक्षित नहीं है और कई बच्चों का अपहरण हो चुका है, इसलिए उसे अपनी बेटी को अपने पास रखना जरूरी था। हालांकि तांग जिनियान को समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। उन्हें वो नहीं मिली थी और वो कर्मचारी छात्रावास में भी नहीं थी। यहाँ आना कोई छोटी बात नहीं थी। अगर वे आज वापस गए तो वापस आना एक चुनौती होगी। उन्हें खेती का काम और सब्जियां उगानी थीं। ऊपर से मौसम भी खराब था और वह युक्सिन को हर समय बाहर नहीं ला सकते थे। जिजुन किसी और के खेत में काम कर रहा था, इसलिए वह युक्सिन की देखभाल नहीं कर सकता था। इसके अलावा जिजुन को पिता होने का कोई अनुभव नहीं था। वह इतने छोटे बच्चे की देखभाल कैसे करेगा? पूरी यात्रा के दौरान तांग युक्सिन बिल्कुल भी शांत नहीं थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था। सांग झीलन द्वारा उसे वेई परिवार के पास ले जाने के बाद वेई जियानी बीमार पड़ गई और 1 महीने से ज्यादा समय तक अस्पताल में भर्ती रही। अब सांग झीलन का कहीं पता नहीं चल रहा था। वह न तो काम पर गई थी और न ही कर्मचारी छात्रावास में। द्वारपाल ने बताया कि वह काफी समय से छुट्टी पर थी। इसका मतलब था कि उसे अभी अस्पताल में होना चाहिए था। उसे याद नहीं आ रहा था कि पिछले जन्म में वह सांग झीलन के साथ कब वापस गई थी। लेकिन अगर वे कुछ दिन और देर भी कर देते तो भी वेई जियानी की बीमारी की सच्चाई नहीं बदल जाती। काफी हिचकिचाहट के बाद तांग जिनियान ने बस स्टेशन की ओर जाने का फैसला किया। पिताजी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तांग युक्सिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और किसी तरह कुछ आंसू निकालने में कामयाब रही। हालांकि वह बच्ची नहीं थी, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से किसी के आदेश पर रोने या हंसने की क्षमता नहीं रखती थी। लेकिन कम से कम उसने कुछ आंसू तो निकाले।
क्या हुआ? तांग जिनियान ने आश्चर्य से पूछा। अध्याय 34। कौन अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करता है? मेरे पेट में दर्द क्यों होता है? पिताजी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तांग युक्सिन को अपने पिछले जन्म की दयनीय स्थिति की फिर से याद आ गई। उसके सामने खड़ा स्वस्थ युवा किसान अब एक दुबले पतले बूढ़े आदमी के अलावा कुछ नहीं था, जिससे उसे बेचैनी होने लगी और उसकी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। कोई बात नहीं, डरो मत। तांग जिनियान ने जल्दी से अपनी बेटी को गले लगा लिया। पापा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर को दिखाने के बाद दर्द गायब हो जाएगा। अब उसने शहर में रहने के अपने सौभाग्य का दिल से शुक्रिया अदा किया। अगर यह कोई गंभीर बीमारी होती तो वे क्या करते? पेट दर्द कोई मामूली बात नहीं है। वह जल्दी से अपनी बेटी को यहाँ के इकलौते अस्पताल ले गया, एक ऐसी जगह जिसे वे दोनों जानते थे। वेई जियानी भी इसी अस्पताल में रह रही थी। तांग जिनियान अपनी बेटी को अस्पताल ले गया, पंजीकरण कराया और उसकी देखभाल में जुट गया। तांग युक्सिन का छोटा सा हाथ अपने पिता के कपड़ों के कोने को कसकर पकड़े हुए था, जबकि उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने आसपास के माहौल को देखने के लिए उत्सुकता से भरी हुई थीं। वह पहले भी वेई जियानी को देखने इसी अस्पताल में आ चुकी थी। बेशक सांग झीलन ही उसे लेकर आई थी और उसे वेई जियानी का मनोरंजन करने के लिए कलाबाजी करने को कहा गया था। उस समय वह सिर्फ 3 साल की थी और कुछ भी नहीं समझती थी। जब वेई जियानी ने उसे कलाबाजी करने को कहा तो उसने कर दिखाया। जब उसे खूंखार कुत्ते की तरह गुर्राना सिखाया गया तो उसने उसकी नकल की। जब वेई जियानी ने घोड़े की तरह उसकी पीठ पर सवार होना चाहा तो उसने विरोध किया। वेई वानी ने तो उसका चेहरा भी खुजलाया। वह अपनी माँ के लिए रोई, लेकिन उसकी माँ ने उसे सलाह दी कि वेई जियानी उसकी छोटी बहन है और उसे उसकी बात माननी होगी। इसलिए जब भी नए कपड़े आते तो सबसे पहले उसकी बहन उन्हें पहनती। जब भी कुछ स्वादिष्ट खाने को होता तो वह सिर्फ सूप पीती। पढ़ाई के दौरान जब भी उसकी बहन का प्रदर्शन खराब होता तो उसे 1 साल उसके साथ रहने के लिए मना लिया जाता। इसके अलावा उसे खुद कॉलेज जाने के बजाय काम करके अपनी बहन की कॉलेज की फीस भरनी पड़ती। अगर उसके पिता उसे कॉलेज भेजने पर जोर न देते और उसकी ट्यूशन फीस भी न भरते तो वह डॉक्टर नहीं बन पाती। उसे ये सब बाद में समझ आया, वरना वे परिवार के पूर्वाग्रहों के चलते वह पढ़ाई कैसे जारी रख पाती। वे उसे ज़रूर काम पर लगाते और उसकी कमाई से उसकी बहन की ट्यूशन और रहने का खर्च चलाते। ज्यादा कुछ नहीं बदला, वेई जियानी अब भी बीमार रहते हैं। तांग युक्सिन सोच रही थी कि क्या वेई जियानी के बीमार पड़ने की वजह से ही सांग झीलन जल्दी तलाक चाहती थी। इसके अलावा उसने तांग जिनियान से गुजारा भत्ता भी मांगा, जिसका सारा पैसा वेई जियानी के अस्पताल के खर्च में खर्च हो गया। तांग युक्सिन को धीरे धीरे याद आया कि उस समय वेई जियानी की बीमारी बहुत गंभीर थी। उस समय वेई तियान और सांग झीलन साधारण मजदूर थे। वे महीने में शायद $100 भी नहीं कमा पाते होंगे। वेई जियानी के अस्पताल में भर्ती होने पर कथित तौर पर बहुत खर्च हुआ था। वे अपने बच्चे को तो महत्व देते ही थे, साथ ही अपने पैसों को भी महत्व देते थे। इसलिए उन्होंने तांग जिनियान से तलाक जल्दी से तय कर लिया। हालांकि तांग जिनियान ज्यादा नहीं कमाता था, फिर भी वह पैसे उधार ले सकता था। उसके दयालु स्वभाव के कारण गांव के ज्यादातर लोग मांगने पर उसे पैसे उधार दे देते थे। उन्हें बस पैसे उधार लेने की चिंता थी, जहां तक चुकाने की बात थी वह तांग जिनियान को ही संभालना था। तांग जिनियान ने वाकई पूरी कोशिश की। उसने गांव के सभी लोगों से उधार लिया और किसी तरह $500 इकट्ठा किए, जो सांग जिलान ने ले लिए। बाद में तांग जिनियान ने कई साल इस कर्ज को चुकाने में लगा दिए। इसके अलावा जब तांग जिजुन को कुछ हुआ तो तांग जिनियान की उम्र काफ़ी बढ़ गई और उसे एक कठिन जीवन जीना पड़ा। ये कहा जा सकता है कि तांग जिनियान की त्रासदी उस दिन शुरू हुई जिस दिन तांग योक्सिन को ले जाया गया था, और तांग योक्सिन का दुख उसी क्षण शुरू हो गया जब उसने तांग परिवार छोड़ा। अध्याय 35। दरअसल वह भूखी है। तांग जिनियान अपनी बेटी को डॉक्टर के पास ले गया। उस समय पंजीकरण शुल्क बहुत कम था, केवल कुछ सेंट, लेकिन अस्पताल में इतने लोग थे कि उन्हें लाइन में खड़ा होना पड़ा। और तांग युक्सिन थोड़ी सुस्त लग रही थी, बात ही नहीं करना चाहती थी। दरअसल वो सोच रही थी कि कैसे अपने पिता को सांग झीलन का असली रूप समझाए, ताकि वो उस औरत से दूर रहे और सांग झीलन उसे अपने साथ न ले जाए। सांग जिलान पिता और पुत्री के रूप में उनकी आशा नहीं थी, बल्कि वह जल्लाद था जो उन्हें मार डालेगा। तांग जिनियान ने अपनी बेटी को कांपते हुए पकड़ लिया, उसकी हथेलियां पसीने से ठंडी थीं। क्या हुआ? सफ़ेद कोट पहने डॉक्टर ने तांग युक्सिन का माथा छुआ। बच्चा बेसुध लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। डॉक्टर, मेरी बेटी को पेट में दर्द है। तांग जिनियान के चेहरे का रंग उड़ गया, तांग युक्सिन से भी ज्यादा पीला। वह सचमुच डर गया था। पेट में दर्द? डॉक्टर ने तांग युक्सिन का माथा फिर से छुआ। माथे पर गर्मी नहीं थी और न ही वह बीमार लग रही थी। उसका छोटा सा चेहरा गुलाबी और स्वस्थ था। क्या बात हो सकती है? उसने उसे नीचे बैठा दिया। डॉक्टर ने तांग जिनियान से तांग युक्सिन को पास के जांच बिस्तर पर लिटाने के लिए कहा। फिर उसने काफ़ी देर तक जांच की, ये पूछते हुए कि क्या ये चोट लगी है, क्या वह चोट लगी है, और तांग युक्सिन अपना सिर हिलाती रही। बच्चे, डॉक्टर अंकल को बताओ कि कहाँ दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने फिर प्यार से तांग युक्सिन से पूछा, बच्चे को ज़रूर दर्द हो रहा होगा। इतने छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते। तांग युक्सिन ने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया। वह चमकदार, सुंदर और साफ सुथरी थी। सच में एक अच्छे दिखने वाले बच्चे के अपने फायदे होते हैं।
वह महसूस कर सकती थी कि डॉक्टर का उसके प्रति व्यवहार बहुत ईमानदार था, वह सचमुच मुस्कुरा भी रहा था। चाचा, शिनशिन के पेट में दर्द है, उसने अपने पेट की ओर इशारा किया, पेट भूखा है। डॉक्टर, तांग जिनियन, इस बच्चे ने कब से कुछ नहीं खाया है? डॉक्टर ने तांग जिनियान से पूछा। इस पर तांग जिनियान शर्मिंदा महसूस कर रहा था और अपने फटे होंठ चाट रहा था। आज सुबह बाहर आने के बाद से हमने कुछ भी नहीं खाया है। आज सुबह, डॉक्टर ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या सोच रहे थे? एक छोटे बच्चे को भी भूख लग जाती है, बड़ों की तो बात ही छोड़िए। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक दराज खोला, रोटी का एक टुकड़ा निकाला और उसे तांग युक्सिन के सामने रख दिया। इसे लें, हम ऐसा नहीं कर सकते। तांग जिनियान ने जल्दी से उससे हाथ मिलाया। वे जांच के लिए आए थे, किसी और का खाना खाने नहीं। बस ले लो। डॉक्टर ने तांग युक्सिन के हाथ में रोटी थमा दी। मेरे खाने का समय हो गया है, मैं इसे नहीं खाऊंगा। इसे बच्चे को दे दो। शुक्रिया अंकल, तांग युक्सिन ने विनम्रता से उनका शुक्रिया अदा किया। उसे सचमुच लगा कि उसके सामने बैठा डॉक्टर अब तक का सबसे प्यारा इंसान है, इसीलिए वह पिछले जन्म में डॉक्टर बनी थी और इस जन्म में भी वह डॉक्टर ही बनना चाहेगी। ये बच्ची बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करती है। डॉक्टर ने प्यार से तांग युक्सिन के बालों में हाथ फेरा। उनके आने के बाद से ही वह बहुत अच्छी थी, रोई नहीं और पूरा सहयोग किया। उसकी परवरिश अच्छी तरह से हुई थी। शुक्रिया डॉक्टर, तांग जिनियान ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। वह अपनी बेटी को बाहर ले गया, बाहर बेंच पर बैठा, रोटी निकाली और तांग युक्सिन के सामने रख दी। अगर शिनिक्सिन थोड़ा सा खा ले तो उसे भूख नहीं लगेगी और उसका पेट भी नहीं दुखेगा। तांग युक्सिन ने इसे ले लिया, लेकिन अपने छोटे हाथों से उसने रोटी को 2 भागों में विभाजित किया और बड़ा आधा हिस्सा तांग जिनियान के हाथ में रख दिया। पिताजी, खा लीजिए। पिताजी को भूख नहीं है, शिनशिन खा सकता है। तांग जिनियान दिल खोलकर हंसा, लेकिन उसने रोटी के टुकड़े को नहीं छुआ। अध्याय 36, व्यक्ति मिला। अगर पापा नहीं खाएंगे तो शिनशिन भी नहीं खाएगी। तांग युक्सिन ने अपनी छोटी बच्ची जैसी जिद दिखाते हुए अपनी रोटी नीचे रख दी। तांग जिनियान को हाल ही में अपनी बेटी के स्वभाव का अंदाजा होने लगा था। वह बड़ी हो गई है और ज़्यादा समझदार हो गई है, लेकिन साथ ही वह ज़्यादा जिद्दी भी हो गई है। वह हमेशा से ही जिद्दी बच्ची थी। उसके पास कोई चारा नहीं था, बस उसने ब्रेड उठाए और अपनी बेटी के साथ खाने लगा। वापस आते हुए उसने अपनी बेटी के लिए नाश्ते में और ब्रेड खरीदने की योजना बनाई। पीने के लिए उसने अपने बैग से पानी की एक बोतल निकाली। पानी अभी भी गर्म था। वे अस्पताल में थे, इसलिए पानी की उपलब्धता उनके लिए कोई चिंता का विषय नहीं थी। रोटी बांटने और थोड़ा पानी पीने के बाद पिता और बेटी दोनों अब तृप्त हो गए थे, कम से कम कुछ समय के लिए। पापा, मुझे पेशाब करना है। तांग युक्सिन ने तांग जिनियान की आस्तीन खींची। उसके चेहरे पर असहनीय लाचारी साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बचपन में वापस ले जाया गया हो, जहां उसे कई मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता था। हालांकि बाथरूम जाने की यह समस्या उसके लिए लगातार सिरदर्द बनी हुई थी। जब वह छोटी थी तो शौचालय का इस्तेमाल करने के बाद उसके पिता उसे साफ करते थे। हालांकि वह एक लड़की थी, 30 साल की औरत। ऐसी मदद की ज़रूरत के बारे में सोचना ही दिल दहला देने वाला था। इसलिए अब जब उसे शौचालय जाना होता है तो वह खुद करने की जिद करती है। तांग जिनियान ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, यह मानते हुए कि यह उनकी बेटी के बड़े होने का एक हिस्सा है। लेकिन एक 3 साल की बच्ची अब और पहले के बीच कितनी बड़ी हो गई होगी, वह कितना बदल गई होगी। उसने एक नर्स से रास्ता पूछा और फिर अपनी बेटी को शौचालय ले गया। वह जगह जहां से वे पहले पानी लाए थे शौचालय के काफ़ी पास थी। सावधान रहना, ठोकर खाकर गिर मत जाना, उसने मन ही मन अपनी बेटी से कहा। एक वयस्क होने के नाते तांग जिनियान महिलाओं के शौचालय में नहीं जा सकता था, न ही अपनी छोटी बच्ची को अकेले अंदर जाने दे सकता था। अगर वह शौचालय के गड्ढे में गिर गई तो क्या होगा? अपने पिता की लगातार फटकार के बीच तांग युक्सिन आखिरकार शौचालय में घुसी गई। वह शौच के लिए बहुत बेचैन थी। हालांकि अपनी उम्र को देखते हुए वह किसी बड़े पेड़ के पीछे जाकर पेशाब कर सकती थी, लेकिन दिल से एक वयस्क होने के नाते वह ऐसा नहीं कर सकी। उस जमाने में शौचालय फ्लश वाले नहीं होते थे। अस्पताल के शौचालयों में पानी की निकासी के लिए एक नाली होती थी और बाद में मल को बहा दिया जाता था। सावधानी बरतने और शौचालय का उपयोग करने के बाद तांग युक्सिन अंततः बाहर आ गई। पापा, मुझे ऊपर जाना है, उसने सीढ़ियों की ओर इशारा किया। पहुंचकर उसने देखा कि बच्चों का वार्ड दूसरी मंजिल पर था। ठीक है। तांग जिनियान को लगा कि उसकी बेटी बस सीढ़ियों पर खेलना चाहती है, इसलिए उसने उसका हाथ थाम लिया और वे बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़े। तांग युक्सिन छोटी होने के बावजूद उसके परिवार ने यह सुनिश्चित किया था कि उसका पोषण और स्वास्थ्य अच्छा रहे, जिससे उसे तेजी से चलने फिरने की ताकत मिली। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो तांग युक्सिन अपने पिता का हाथ थामे इधर उधर घूमने लगी। वह भूल गई थी कि उन्हें किस कमरे में जाना है और बस यूं ही इधर उधर ढूंढती रही। तभी उसकी नज़र एक नल की तरफ पड़ी और उसे एक औरत की पीठ दिखाई दी। उसे वह आकृति बेहद जानी पहचानी लगी। लगता है तांग जिनियान ने भी उसे पहचान लिया था। आखिरकार ये वही औरत थी जिसके साथ उसने बिस्तर और तकिया साझा किया था। उसे न पहचान पाना उसके लिए नामुमकिन था। लेकिन झीलन अस्पताल में क्यों थी? क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं थी? चिंतित होकर वह जल्दी से अपनी बेटी को गोद में उठाकर झीलन के पास गया, जो एक प्लास्टिक का बेसिन लिए वार्ड की ओर जा रही थी।
तांग जिनियान जल्दी से वार्ड के बाहर खड़ा रहा, लेकिन वार्ड में दाखिल होते ही अचानक उसकी सांस रुक गई, क्योंकि उसे आधे खुले दरवाजे से आती आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। नीनी, माँ तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट खाना बनाएगी, ठीक है? सांग झीलन को अपनी बेटी के बालों को प्यार से सहलाते हुए और उससे कहते हुए देखा गया, हमारी नीनी को एक अच्छी लड़की बनना होगा, ठीक है? अध्याय 37। मैं भाग गया। माँ, वेई जियानी अभी 2 साल की भी नहीं हुई थी और उसकी बोली अभी भी लड़खड़ाती और अस्पष्ट थी। उसने अपनी माँ की उंगलियां कसकर पकड़ रखी थीं और वह काफ़ी नाजुक और प्यारी लग रही थी। हाँ, माँ यहाँ है, माँ यहाँ है। सांग झीलान ने अपनी बेटी को ध्यान से देखा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी सेहत काफ़ी नाजुक है और वह अक्सर कुछ ही मिनटों में फिर से सो जाती है। वो मामला कैसा चल रहा है? वेई तियान ने वेई जियानी की नींद का फ़ायदा उठाते हुए सांग जिलान पर और दबाव डाला। अस्पताल के बिल अभी भी बकाया हैं। तुम तांग जिनियान से तलाक कब तक पूरा करोगे? ये लगभग हो ही गया है, सांग जिलान ने कहा, इस मामले पर बात करने के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं। हमने अच्छी तरह तय किया था कि तलाक के बाद युक्सिन मेरे साथ रहेगा और वह मुझे 500 युआन देगा। इसके बाद वह मुझे हर महीने 100 युआन देता रहेगा। लेकिन अब युक्सिन किसी कारण से मेरे साथ रहने से इनकार कर रहा है। आपको इसे जल्दी से सुझाने की ज़रूरत है। वेइतियान ने अपनी अधीरता व्यक्त की, आपको हमेशा वहां दौड़ते हुए देखकर मुझे बेचैनी होती है। मुझे पता है, सांग झीलन ने आह भरी। दूसरी तरफ से आया बच्चा उसके साथ नहीं आना चाहता था। वह और क्या कर सकती थी? वह पहले बच्चे को तैयार कर सकती थी, और अगर बच्चा उसके साथ चलने को तैयार हो गया तो बाकी सब आसान हो जाएगा और हाँ, ज़्यादा आसानी से संभाला जा सकेगा। कम से कम उसे पहले 500 युआन तो चाहिए ही। उन्हें निनी के अस्पताल के बिल भरने हैं। निनी की बीमारी के खर्च ने उन्हें कंगाल बना दिया है। जैसे ही वह अपनी बात आगे बढ़ाने वाली थी, अचानक बाहर का दरवाज़ा खुल गया। अचानक हुई तेज़ आवाज़ से सांग झीलन चौंक गई और उसकी रीढ़ में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। जैसे ही उसने धीरे से अपना सिर घुमाया, उसे 2 आकृतियां दिखाई दी, बड़ी और छोटी, दरवाजे पर खड़ी। उसके चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उसके बगल में बैठा वेइतियान भी अचंभित रह गया। उसका रंग भी उससे मिलता जुलता था और सदमे से उसका शरीर अकड़ गया। तांग जिनियान ने गुस्से से सांग जिलान को, फिर वेइतियान को घूरा और आखिरकार उसकी नज़र किनारे रखे कपड़ों के ढेर पर पड़ी। ये वो कपड़े थे जो उसने अपनी बेटी के लिए खरीदे थे, प्यार से चुने हुए। शिनशिन ने अभी तक उन्हें पहना नहीं था, लेकिन वे गायब हो गए थे। उसे लगा कि उसने उन्हें कहीं रख दिया है, लेकिन पता चला कि उसने उन्हें नहीं रखा था। उन्हें किसी अन्य बच्चे को पहनने के लिए दे दिया गया था। चूंकि वे एक और बच्चे से इतना प्यार करते थे, उस बच्चे को उन्हें माँ कहने देते थे, तो फिर उन्हें उसके शिनशिन की क्या ज़रूरत थी? क्या यह मुमकिन है कि उन्हें बस वो 500 युआन चाहिए थे? क्या वे चाहते थे कि वह उनके पूरे परिवार का भरण पोषण करे? नीचे झुककर उसने तांग युक्सिन को उठाया और उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया, जिससे वह उन चीज़ों को न देख सके जो उसे नहीं देखनी चाहिए थीं। तांग जिनियन। सांग झीलन जल्दी से उठी। तुम गलतफहमी में हो। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। वह समझाना चाहती थी, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही और बेकार लगने लगी। स्पष्ट रूप से कहें तो यदि किसी और ने ये आरोप लगाए होते तो तांग क्विनियान शायद उन पर हंसते, लेकिन अपने भोले स्वभाव के बावजूद वह मूर्ख नहीं थे। उसने ये सब अपनी आंखों से देखा था और अपने कानों से सुना था। इसमें झूठ कैसे हो सकता है? अपना सामान पैक करो, उसने कहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके अंदर का उथल पुथल अब फूटने ही वाला था। कोई भी आदमी ऐसा विश्वासघात बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह सचमुच इन व्यभिचारी औरतों को मार डालना चाहता था, लेकिन हर बार अपनी बेटी को गोद में लिए देखकर वह खुद को रोक लेता था। उसने खुद को रोका, अपने क्रोध को दबाया। उसने खुद को एक व्यभिचारी व्यक्ति की तरह महसूस किया, लेकिन उसने सारी कड़वाहट को निगल लिया, क्योंकि उसे इसे निगलना ही था, चाहे वह कितना भी दर्दनाक हो, चाहे वह कितना भी कठिन हो। चलो कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं। अपनी बेटी को गोद में लेते हुए वह मुड़ गया, पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं घर का पंजीकरण, पहचान पत्र और विवाह प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज लाया हूँ। अध्याय 38। बस यूं ही हम तलाकशुदा हो गए। सांग झीलन बार बार वेइतियान को इशारा कर रही थी, लेकिन उसने उसके इशारों को अनसुना कर दिया, अपना मुंह बंद कर लिया और चुप रहा। कहने को कुछ बचा ही नहीं था। वेइतियान, जो पिछली बहसों में सही तर्क दे रहा था, अब बूढ़े कछुए की तरह डरपोक हो गया था। जरा सी भी आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। मूल रूप से तांग जिनियान को तलाक दिलाने के उनके पास सैकड़ों तरीके थे, और चाहे कोई भी तरीका चुना जाए, सांग जिलान को हमेशा कुछ न कुछ मिल ही जाता था, चाहे पैसा हो, संपत्ति हो या किसी तरह का मुआवजा। तांग जिनियान उसे खाली हाथ नहीं जाने देती थी। हालांकि अब अगर वह कुछ चाहती भी तो तांग जिनियान उसे कुछ नहीं देगा। एक आदमी औरत की नाराज़गी तो सह सकता है, उसका जाना तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने सिर पर विश्वासघात की हरी टोपी नहीं झेल सकता। जब वे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में बैठे थे, सांग जिलान ने अपने कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। वह यहाँ सिर्फ चुपचाप आ सकती थी, इस डर से कि तांग जिनियान उसके कार्यस्थल या वेइतियान के घर पर कोई उपद्रव न मचा दे। अगर ऐसा हुआ तो उसका और वेइतियान दोनों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जिनियान, क्यों? तुम अस्पताल में क्यों हो? उसने सावधानी से पूछा। उसके स्वर में अप्रत्याशित रूप से विनम्रता थी। तांग जिनियान से शादी के बाद से ही तांग परिवार में उसका दर्जा सबसे ऊंचा था। न तो जिनियान और न ही तांग जिजुन ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत की।
तुम्हें तलाक देने के लिए, तांग जिन्यान ने अपनी बेटी को गोद में लेते हुए कहा। उसकी आवाज़ में कोई स्पष्ट भावना नहीं थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अस्पताल में था? सांग जिलान का स्वर स्पष्ट रूप से गुस्से से भर गया। क्या वह उसका पीछा कर रहा था? शिनशिन को पेट में दर्द था। उसने धीरे से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। मैं उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ लाया था। उसने अपना चेहरा उठाया और सीधे सांग जिलिन को देखा। क्या तुमने कभी शुरू से आखिर तक शिनशिन से पूछा है कि वो क्या चाहती है? वो बिल्कुल स्वस्थ है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं अस्पताल में क्या कर रही हूँ? तुम दूसरों के बच्चों के साथ तो अच्छा व्यवहार करती हो, लेकिन खुद से पूछो, तुम शिनशिन के साथ कैसा व्यवहार करती हो? क्या तुम एक माँ जैसा व्यवहार करती हो? तांग युक्सिन की आंखें बंद थीं, लेकिन वह सोई नहीं थी और वह अपने पिता को यह नहीं बताना चाहती थी कि वे तियान ही बच्चे का पिता है। वह नहीं चाहती थी कि उसके पिता की व्यभिचारिता बहुत ज्यादा गंभीर हो। वह उसे यह सोचने देगी कि सांग जीलन ने किसी और के बच्चे के कारण अपनी बेटी की उपेक्षा की। सांग जीलन साफ तौर पर दोषी थी और जब उससे ये सवाल पूछे गए तो वह चुप रही, एक शब्द भी खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खुशकिस्मती से उसे अभी तक पता नहीं था कि निनी उसकी बेटी है। अगर उसे पता चल गया तो उसे डर था कि उसकी इज्जत पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। वह अभी तक तांग जिन्यान के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन तांग जिजुन, वह असली समस्या थी, सासी और दृढ़। इसलिए उसने दांत पीस लिए और तलाक में किसी भी बात पर बहस नहीं की, यहाँ तक कि अपनी बेटी की कस्टडी के लिए भी नहीं। उसे डर था कि कहीं उसकी गुप्त गर्भावस्था का पता न चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो तांग जिन्यान और उसका भाई उसे कभी माफ नहीं करेंगे। इस तरह दोनों का तलाक हो गया। तांग जिन्यान ने अपना सामान समेटा, अपनी बेटी को उठाया और चला गया। तांग युक्सिन ने आखिरी बार अपनी माँ की तरफ देखा तो उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, मानो दो ब्लैक होल हों, एक बेहद भयावह नज़ारा। शिनिक्सिन अध्याय 39। दूसरा चाचा वापस चला गया। सांग जिलान को आखिरकार एक बात समझ में आई, वह लड़की भी उसकी बेटी थी। जब तक तांग युक्सिन उसे स्वीकार करती कुछ भी बुरा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। अगर तांग जिन्यान को पता चल भी जाता तो वह क्या कर सकता था? वह भी अपनी बेटी से प्यार करता था और अपनी बेटी की माँ को बदनाम या सार्वजनिक तिरस्कार का पात्र नहीं बनने देता, है ना? फिर भी तांग युक्सिन ने अपना मुंह फेर लिया। शांत भाव से वह अपने पिता के पास खड़ी रही। इस समय दोनों के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी और वे पूरी तरह से अप्राप्य थे। उस क्षण तांग जिन्यान रुक गया और फिर अपनी बेटी को अपने कंधों पर उठा लिया। शिनशिन, क्या तुम कुछ ब्रेड लोगी? पापा तुम्हारे लिए कुछ ला सकते हैं, तांग जिन्यान ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। उसने प्यार से अपनी बेटी के बालों को सहलाया, लेकिन उसकी आंखें उदासी से भरी थीं, जो छलकने को तैयार थी। वह अभी भी परेशान था, बल्कि काफी दुखी था। ठीक है, युक्सिन ने पापा की उंगलियों पर अपनी पकड़ मजबूत की और उनके साथ दुकान में चली गई। शहर घूमने का दुर्लभ अवसर पाकर तांग जिन्यान ने अपनी बेटी के लिए ढेर सारी चीजें खरीदी। हालांकि उस समय स्नैक्स ज्यादा उपलब्ध नहीं थे, फिर भी ब्रेड, मूंगफली और दूध की कैंडी जैसी चीजें कुछ ही विकल्प उपलब्ध थे। और तांग जिन्यान ने उन सभी को खरीद लिया, कीमत की परवाह किए बिना। फिर वह अपनी बेटी को डिपार्टमेंटल स्टोर ले गया, उसके लिए कुछ कपड़े खरीदने के इरादे से, क्योंकि सांग जिलिन उसके सारे नए कपड़े ले गई थी। अब मौसम गर्म होने के कारण तांग युक्सिन के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था। वे खाली हाथ आए थे, लेकिन जाते समय उनके साथ खरीदारी के लिए ढेर सारे बैग थे। भैया, सब कैसा चल रहा है? तांग जिन्यान अपने बड़े भाई के लौटने का इंतजार कर रहा था। वह लगभग पूरे दिन इंतजार करता रहा, क्या कुछ गड़बड़ थी? जब वह बेचैन हो रहा था तभी तांग जिन्यान आखिरकार तांग युक्सिन के साथ लौट आया। उसने जल्दी से युक्सिन को जिन्यान की बाहों से उठाया। ये देखकर कि वह सो चुकी थी और उसका बड़ा भाई ढेर सारे शॉपिंग बैग लेकर जा रहा था, उसने एक उपाय सुझाया। जिजुन, घर वापस चले जाओ। तांग जिन्यान ने शॉपिंग बैग एक तरफ रखने के बाद सीधे अपने भाई को यह सुझाव दिया। ठीक है, तांग जिन्यान ने बिना कोई और सवाल पूछे सहमति दे दी। लेकिन उसके बड़े भाई का ऐसा कहना इस बात का संकेत था कि शादी टूट चुकी है। जब उसके बड़े भाई की शादी हुई थी तब सांग परिवार ने अत्यधिक दहेज की मांग के अलावा तांग जिजियान को घर से बाहर जाने पर भी जोर दिया था। उस समय तांग जिन्यान ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि उसके छोटे भाई को अपना घर छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी आखिरकार तांग जिजुन ने घर छोड़ दिया। वह जानता था कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसके बड़े भाई की शादी नहीं हो पाती। अब उसे अपने पैतृक घर में रहते हुए 4 साल से ज्यादा हो गए थे। इस बीच वह गांव में एक छोटे से जीर्ण शीर्ण घर में रह रहा था। अब आखिरकार उसे घर वापस जाने का मौका मिल गया, लेकिन वह इससे खुश नहीं हो पा रहा था। यदि वापस आने की कीमत उसके बड़े भाई के तलाक के रूप में चुकानी पड़े तो वह अपना शेष जीवन खेत में स्थित उस जीर्ण शीर्ण मकान में ही बिताना पसंद करेगा। तांग जिन्यान ने और कुछ नहीं कहा। उसने अपना घरेलू पंजीकरण, पहचान पत्र और तलाक का प्रमाण पत्र अलमारी में बंद कर दिया। सारी तैयारियां पूरी करने के बाद उसने राहत की लंबी सांस ली। उसने सोचा, सच में इसमें क्या बड़ी बात है। उसने वैसे भी वहां जाकर तलाक लेने की योजना बना ली थी। वजह चाहे जो भी हो, उसकी और सांग जिलान की जोड़ी बिल्कुल नहीं बन पा रही थी। तलाक तो होना ही था। चूंकि तलाक अपरिहार्य था तो अतीत पर क्यों विचार किया जाए। हालांकि उसे थोड़ी तसल्ली तो हुई, कम से कम उसकी बेटी, उसकी प्यारी शिनशिन अब भी उसके साथ थी।
उसकी एक बेटी थी, वह अब भी उसे बड़ा होते देखने के लिए उत्सुक था और वह अब भी अपनी जिंदगी जी सकता था। तांग जिजुन अपने थोड़े से सामान के साथ घर वापस आ गया। उनके घर में 3 बड़े टाइल वाले कमरे थे। एक सामान रखने के लिए इस्तेमाल होता था और बाकी 2 रहने के लिए। तांग जिनियन उस कमरे में रहने लगा जहां वह पहले रहता था और सांग परिवार के सदस्यों के आने जाने के बाद से उसमें बहुत समय से कोई नहीं रहता था। उसने अपना बिस्तर वहीं बिछा दिया। अध्याय 40। ये पृथ्वी पर कहाँ है। वह वहीं बैठा रहा, लगातार गहरी सांसें लेता रहा। लेकिन जल्द ही वह फिर से खड़ा हुआ, अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। अगर हर कोई खूब मेहनत करे तो यकीनन उनकी जिंदगी और बदतर नहीं होगी। क्या देख रही हो? तांग जिजुन ने अपनी छोटी भतीजी के चेहरे पर चुटकी काटते हुए पूछा। वह बच्ची गोल मटोल और कोमल थी। उसे लगता था कि पूरे गांव में उसकी नन्ही युक्सिन जितनी सुंदर कोई और बच्ची नहीं हो सकती। तांग युक्सिन के चेहरे पर दूधिया सफ़ेद दांत जैसी मुस्कान आ गई। उसने अपना सिर नीचे किया, खाना खाती रही, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके दूसरे चाचा के साथ ये दुर्घटना कब हुई थी। उसे धुंधला धुंधला याद था कि यह घटना लगभग 3 साल की उम्र में हुई थी, तांग परिवार छोड़ने के कुछ ही समय बाद। उसे अपने तीसरे चाचा की कोई खास याद नहीं थी। अगर उसका पुनर्जन्म न हुआ होता तो उसे ये भी याद नहीं रहता कि वे कैसे दिखते थे। उसके तीसरे चाचा उसके पिता जैसे दिखते थे। हालांकि उनकी घनी भौहें और बड़ी आंखें शायद उनकी दादी से ज्यादा मिलती जुलती थीं। तांग परिवार के सभी सदस्य लंबे थे। उसके पिता 1.75 मीटर लंबे थे और उसके तीसरे चाचा उससे भी ज्यादा लंबे थे, लगभग 1.8 मीटर। फिर भी बड़े होने के बाद उसकी लंबाई बमुश्किल 1.5 मीटर से ज्यादा थी और संग झीलन भी 1.63 मीटर लंबी थी। उन्हें विरासत में ज्यादा लंबाई नहीं मिली थी और शायद इसकी वजह यह भी थी कि बचपन में उनका खान पान ठीक नहीं था, जिससे वह काफी छोटी रह गई थी। वह आज्ञाकारी ढंग से खाना खाती रही और उसके खाने के बाद उसके तीसरे चाचा ने कटोरे धोए और फिर उसका हाथ पकड़कर बाहर टहलने के लिए ले गए। पिछले कुछ समय से वह सोच रही थी कि उसके चाचा के साथ ये दुर्घटना कब हुई थी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं था और न ही किसी ने उसे कभी इस बारे में बताया था। वह कहाँ था? वह कहाँ हो सकता है? जिजुन, अच्छा समय है, गांव के बूढ़े श्री झांग ने उन्हें पुकारते हुए कहा। गांव के प्रवेश द्वार पर खाद कुछ ज्यादा ही जमा हो गई है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? तुम इससे कुछ पैसे भी कमा सकते हो। तुम ही इस काम को संभाल सकते हो। हाँ, ठीक है अंकल, चिंता मत करो, मैं समझ गया। तांग जिजुन हंसा और उसके मुंह में सफ़ेद दांत दिखाई दिए। गांव में अच्छा पानी था जो पौष्टिक था, इसलिए जो लोग कभी कभार ही दांत साफ करते थे उनके भी दांत अच्छे थे। यहाँ तक कि बुजुर्गों के दांत भी ज्यादा पीले नहीं थे। जब तुम्हारे दूसरे चाचा काम पूरा कर लेंगे तो वे हमारे शिनशिन के लिए कुछ स्वादिष्ट दूध की मिठाइयाँ खरीद पाएंगे। जिनयान ने युक्सिन को उठाते हुए गांव के दूसरे छोर की ओर चलते हुए कहा। यही वह जगह थी जहां गांव वाले खाद बनाते थे। खाद कैसे खोदी जाती है, ये गांव वालों के लिए एक रहस्य था, लेकिन जिजुन जानता था। वह लंबा चौड़ा, हट्टा-कट्टा, होशियार और कामचलाऊ था। अगर वह हर साल गांव से खाद खोद कर निकाल पाता तो उसे लगभग 1 दर्जन युआन मिलते। अभी बसंत और पतझड़ के बीच के इस बदलाव में ये अतिरिक्त युआन निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तांग युक्सिन एक ही समय में आश्चर्यचकित और हैरान थी। क्या वह भयानक घटना जल्द ही घटने वाली थी? उसने पिछले जन्म में सुना था कि तांग परिवार का दूसरा बेटा खाद खोदते समय मर गया था। 1 साल से जमा हुआ खाद का ढेर उस पर गिर पड़ा था, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई थी। पिछले दिन तांग के दूसरे बेटे ने भी कहा था कि वह कुछ पैसे कमाने के बाद अपनी छोटी भतीजी से मिलना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करने का कभी मौका नहीं मिला और उसके बाद ईमानदार और सीधी सादी जिनयान का साथ देने वाला कोई नहीं बचा। तांग जिजुन युक्सिन को खाद बनाने वाले खेत में देखने के लिए ले गया, लेकिन बदबू को छोटे युक्सिन तक पहुंचने से बचाने के लिए उन्होंने दूरी बनाए रखी।